शर्मा है। मैं रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला का अध्यक्ष हूँ। रामलाल वृद्धाश्रम गौशाला में लॉयड कॉलेज के सामने ग्रेटर नोएडा में संस्था का तीसरा स्थापना दिवस है। इस अवसर पर आश्रम में ये जो सेवा समागम कार्यक्रम रखा है, जिसमें भोजन की व्यवस्था है और रंगारंग कार्यक्रम रखा है और अतिथियों का सम्मान है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से कि रामलाल वृद्धाश्रम के इस कार्यक्रम में सभी लोग आए और सभी का वहाँ स्वागत की जो व्यवस्था होगी और सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान करें, जिससे ऐसे वृद्धाश्रमों की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा। अच्छा, कितने वृद्ध हैं आपके यहाँ पर? 60 वृद्ध माता पिता हैं। 2 साल पूरे हो गए इस आश्रम को और 40 गाय हैं। हमारा इससे बड़ा आश्रम आगरा में है, जहाँ 450 वृद्ध माता पिता और करीब 650। अभी जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये रामलाल वृद्धाश्रम का तीसरा स्थापना दिवस है, ग्रेटर नोएडा वाले आश्रम का। तो इसमें हम लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था, साथ साथ ही रंगारंग कार्यक्रम और जो भी अतिथि हमारे आएंगे उन सभी के सम्मान की व्यवस्था की है। हम चाहते हैं कि वृद्ध आश्रम हो ही नहीं, सभी लोग अपने अपने घरों में ही सेवा करें। यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी छात्र हैं, तो हम लोग यूनिवर्सिटियों में जाकर के भी उन बच्चों से मिलते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ भी आने लगे हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने माता पिता की सेवा करें और आसपास में भी अगर कोई पीड़ित वृद्ध है तो उसकी खुद सेवा करें। अगर उनसे संभव नहीं है तो हमारे रामलाल वृद्धाश्रम में उस वृद्ध माता पिता को ला सकते हैं। ये लवारी जैसे मिलते हैं या कोई सूचना देता है उसको कैसे? जी, हमारे पास गाड़ी है, ले करके आते हैं। पर बाकी कोई वृद्ध माता पिता अगर कहीं रोड के किनारे होता है तो वो उसे हम पुलिस के माध्यम से ही मंगाते हैं, क्योंकि आगरा में हम लोग ऐसे ही एक वृद्ध को कैसे उठा करके नहीं लाते, क्योंकि पता नहीं वो वृद्ध किस स्थिति में और घर से कैसी परिस्थिति में आया, तो हम उसको पुलिस की सूचना देते हैं और पुलिस के माध्यम से ही उनको लेते हैं। बाकी गाय कोई अगर घायल पड़ी है कहीं रोड किनारे तो हमारे पास गाड़ी है, उसको हम जी 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 97 19 9719 9719 77 77 54 जी। 40। क्या व्यवस्था चारे पानी की? उनके लिए चारा पानी है। उनकी फंडिंग खर्चा कहाँ से आप करते हैं? जन सहयोग से होता है, बाकी तो अभी तो भूसा मांगरा से ही मंगाते हैं। कितने तक है? इस समय यहाँ पर 60 लोग हैं जी, और आने वाले भविष्य के लिए, जैसे हम तो नहीं चाहते कि वृद्ध यहाँ बढ़े, पर फिर भी 200 वृद्ध के लिए यह आश्रम तैयार हो रहा है। कुछ वृद्ध क्या वापस भी चले जाते हैं क्या? जी, पहला प्रयास रहता है कि उनका समझौता करा के उनके घर भेजा जाए। अब तक आगरा वाले आश्रम में तो हम लोग 4000 लोगों को घर भेज चुके हैं। यहाँ भी कई लोगों को जैसे आते हैं वृद्ध तो उनको समझौता कराते हैं और उनके घर भेजते हैं। आप परिवारों के साथ मिलकर काउंसलिंग आदि भी करते हैं? जी जी जी, तो सबसे पहला प्रयास है कि उनका काउंसलिंग करके उनके घर भेजा जाए। अगर कहीं व्यवस्था नहीं है तो फिर तो रखना ही पड़ता है। इस समय 60 वृद्ध है। हमारी टीम में यहाँ पे 10 लोग हैं। 200 लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है जी। 60 को इंक्लूड करके या 60 को? नहीं 60 को इंक्लूड करके। आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई आश्रम चलाने की? जी, मैं दरअसल आगरा से बिलोंग करता हूँ। रामलाल मेरे बाबा का नाम है, मेरा नाम शिव प्रसाद शर्मा है। मेरे पिताजी किसी काम से आगरा का एक कस्बा है अछनेरा, वहाँ गए थे और अपना काम समाप्त करके अपनी टिकट लेके प्लेटफार्म पे आए तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध बैठे रो रहे हैं। पिताजी ने उनसे पूछा क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे कोई रखता नहीं है।
तो पिताजी ने उन्हें कहा कि आप रोइए मत, शांत हो जाइए, और जो भी रूखी सूखी हम खाएंगे आपको खिलाएंगे, आप हमारे घर चलिए। तो पिताजी बताते थे कि मैं उन्हें समझा करके दोबारा उनकी टिकट लाने खिड़की पे गया, और जब तक लेकर के टिकट लेके वापस उस जगह पे आता तब तक ट्रेन प्लेटफार्म में घुसी और वो बाबा उसके आगे कूद के खत्म हो गए। ये 2004 की घटना है, अछनेरा स्टेशन की। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये वाली, इस घटना से इस आश्रम की शुरुआत हुई। और पिताजी बताते थे कि मैं कैसे घर आ गया मुझे नहीं मालूम। इसके बाद 2005 में हम लोगों ने अंचल एपीआई को अपनी जमीन बेची, और वो जमीन बेचने के बाद में जो भी पैसा आया, पिताजी ने 2006 में इस आश्रम की शुरुआत की। माँ खाना बना देती, पिताजी कोई मिलता रख लेते। पहले इस तरह से शुरू किया था। इसका उद्घाटन राज बब्बर जी ने किया था। उस समय राज बब्बर जी हमारे यहाँ किरावली क्षेत्र के सांसद हुआ करते थे। उसके बाद 2008 में पिताजी मेरे पास गए। मैं सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट में था, अरुणाचल आसाम सीमा पर। पिताजी ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ ये सेवा तुम करो। तो 2009 से ये सेवा मैं कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने पहले अपनी कोठी में ही चलाया, उसके बाद कैलाश मंदिर के पास आगरा में, जी, वहाँ तकरीबन 28.5 बीघे पक्के जमीन खरीद करके ये आश्रम बनाया। वहाँ घाट भी है, स्टीमर भी हमने रखे हैं। साथ में बहुत बड़ा शिवलिंग है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग है आश्रम के अंदर। हमारा अपना हॉस्पिटल है, वहाँ 3 डॉक्टर रहते हैं, और लाइब्रेरी है, मंदिर है, सत्संग भवन भी है। लॉन्च क्लब ने बनाया है सत्संग भवन हमारे यहाँ, यज्ञशाला है, 4 पार्क हैं, और 350 कमरे हैं। वहाँ 500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। इसी के साथ साथ घुड़सवारी की व्यवस्था है। जैसे वहाँ जंगल है हमारे आश्रम के 2 तरफ, तो हमने जंगल सफारी की भी व्यवस्था की है, जो अभी शुरू की है इसी साल से। और 650 गाय हैं, तो वहाँ शुरू किया। मेरी बेटी भी भगवान की कृपा से आर्मी में है, असिस्टेंट कमांडेंट है बीएसएफ में, गुवाहाटी में पोस्टेड है। वो भी अपनी सैलरी से 20,000 रुपये हमें सहयोग करती है। और बेटे ने लॉ कर लिया है, जिसका ये जन्मदिन है कल 6 तारीख को। तो हुआ ये कि वहाँ पर हम लोग जो सेवा कर रहे थे, जिसमें 95 लोग ऐसे हैं जो अपना खाना लेने किचन में नहीं आ सकते, तो उनके लिए सेवादार खाना पहुँचाते हैं। 36 लोग ऐसे हैं जिनको डायपर पहनाना पड़ता है। 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें हाथ से खाना खिलाना पड़ता है। तो एक तरह से कहें तो सेवा का एक अनुपम उद्गम है। जिसकी कोई सेवा नहीं करता उसकी सेवा रामलाल वृद्धाश्रम करता है। हमारी संस्था को वर्ल्ड बुक में भी जगह मिली हुई है, और काफ़ी प्रमाण पत्र मिले हुए हैं। नियंत्रण बोर्ड से भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। तो हमारी जो संस्था है उसका उद्देश्य है कि सबसे पहले जो भी वृद्धाश्रम में आए उनकी काउंसलिंग करा के उनके घर भेजा जाए, और ऐसे 4000 लोगों को हम आगरा में उनके घर भेज चुके हैं। हमारे आश्रम में 20% लोग एनसीआर के हैं, आगरा वाले में। तो मेरे बेटे ने एक दिन हम लोग बैठे थे आपस में, तो उन्होंने बेटे ने कहा कि पापा ये जो वृद्ध हैं इनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती है, उनके घर वाला कोई मिलने भी नहीं आता है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि एक छोटा सा आश्रम नोएडा क्षेत्र में बनाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो आश्रम है ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 2 में लॉयड कॉलेज के सामने, तो यहाँ 6 बीघे जमीन खरीद करके ये आश्रम बनाया गया है। इसके लिए मैंने अपना एक मिल था, मेरा आटा मिल, वो बेच करके ये जमीन खरीद करके यहाँ बनाया है। यहाँ इस समय 60 लोग रह रहे हैं, 40 गौ माता रह रही हैं, और सभी की सेवा बिल्कुल निःशुल्क होती है। पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी व्रत यहाँ रह रहे हैं वो भी, और सब अपने अपने घर चले जाएं, और जिसकी कोई सेवा नहीं करे ऐसे ही व्रत यहाँ रहें। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करें, जिससे ऐसे वृद्धाश्रमों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। हमारा जो
देश है, जो संस्कृति प्रधान देश है, यहाँ पर बूढ़े बुजुर्गों की बड़ी सेवा की जाती है। तो ऐसे हमारे जो भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम के लिए जगह नहीं है, पर फिर भी हमारी विडंबना है कि हमें वृद्धाश्रम दिनों दिन खुलते जा रहे हैं। और कभी कभी तो मन इतना दुखी हो जाता है जब वृद्ध आके कहता है कि मुझे बेटा घर से मार पीट के निकाल दिया है। ऐसे अनगिनत केस यहाँ आए दिन आते हैं। तो 2 साल हो गए। यहाँ पे कहाँ के लोग हैं? लोकल, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा। ऐसे जो मामले आते हैं उसमें कुछ लीगल एक्शन भी लेते हैं? नहीं, मैं बताऊं आपको, पहले हमारे यहाँ जिला विधिक सेवा प्रदान करने की 5 जजों की टीम आती है हर महीने, पुलिस प्रशासन भी साथ में आता है। तो जिसको भी कोई कंप्लेंट करनी है उनसे कर सकते हैं। हम लोगों ने पहले मैं वैसी बात बता रहा हूँ, एक बार क्या हुआ कि एक माताजी हमारे आश्रम में, नोएडा के जो इंस्पेक्टर हैं वो भी आते रहते हैं, वहाँ पास ही पुलिस चौकी बनी है, आश्रम के बिल्कुल बाहर पुलिस चौकी है। अगर किसी को कंप्लेंट करती है तो डायरेक्ट कर सकता है, क्योंकि वृद्धजन एक्ट 2007 भी है, जिसमें वृद्धों के लिए काफी वो है नियम है। परंतु कोई भी वृद्ध मन से अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। अगर वृद्ध अपने मन से बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करने लग जाएं तो ये हो सकता है कि ज्यादा वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा शर्मा जी, कभी कोई ऐसा केस भी आया जो पूरी तरह परिवार है, समृद्ध परिवार है और उसका भी कोई बुजुर्ग है? सर ऐसे तो वहाँ अनगिनत है, ऐसे तो अनगिनत हैं। अभी मैं भाई साहब तो जाते रहते हैं, आप पूछ लीजिए। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वहाँ पे मनोरंजन की क्या-क्या व्यवस्था है? ये बहुत बड़ी टीवी लगी हुई है, सत्संग की व्यवस्था है। सत्संग कब होता है? क्या-क्या आए दिन रोजाना जी जी सुबह 6 बजे सबसे पहले चाय की व्यवस्था होती है। 6 बजे सबको चाय दी जाती है, चाय के साथ टोस्ट वगैरह दिए जाते हैं। इसके बाद 9 बजे नाश्ता दिया जाता है। 12 से 1 के बीच में भोजन की व्यवस्था रहती है। फिर 3 बजे चाय और दानदाता वगैरह जो भी फल वगैरह लाते हैं वो सब भी बचता है। इसके अलावा फिर शाम को भोजन की व्यवस्था है। सुबह सभी लोग जैसे चाय पीने के बाद अपना नहाते धोते हैं। आश्रम प्रांगण में एक मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ पे पूजा अर्चना की, आरती की सब व्यवस्थाएं हैं। नाश्ता से पहले और चाय पीने के बाद नहा धो करके सब आरती करते हैं, और आरती करने के बाद ही फिर नाश्ता शुरू होता है। उसके बाद जैसे अपना मनोरंजन के लिए कैरम भी है, बहुत से लोग अपने आपस में बैठ के बातचीतें करते हैं। किताबें हैं, किताब जो भी पढ़ना चाहे। कई लोग जैसे आश्रम में जो लोग आते हैं, आए दिन बच्चे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम कई कॉलेजों में गए और हमने बच्चों से, स्कूल के प्रिंसिपलों से कहा कि आप अपने बच्चों को एक बार जरूर लाइए। अगर किसी बच्चे को सोशल सर्टिफिकेट चाहिए वो भी हमारी संस्था देती है। जो हमारे यहाँ आगरा में तो कई जगह पर, जैसे दयालबाग में जो दयालबाग कॉलेज है, वहाँ हमारे आश्रम का एक सर्टिफिकेट जरूर लगता है। तो ऐसे कई लोगों ने अनिवार्य कर दिया है। कई लोग वहाँ पे अपना जैसे सेवा करने भी आते हैं बच्चे, और वो फिर सर्टिफिकेट लेते हैं। जी जी नहीं, ऐसे नहीं, परिवार वाले अगर लेने आए तो ऐसा शायद ही कोई वृद्ध होगा जो नहीं जाए, परंतु कोई भी वृद्ध ये नहीं चाहता कि मैं अपने परिवार में नहीं जाऊं। हमारे बीच में हमारे जो ट्रस्टी हैं, ये जो सूरी साहब यहाँ आ जाओ। सूरी साहब जो, आप अपने बारे में। चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? सब MBBS तो नहीं, पर एक जो MBBS में थोड़ा सा बेहतर जो हॉस्पिटल में काम किए डॉक्टर हैं, ये बताओ अपनी पोस्ट। शारदा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर, या रिम्स में हम लोग ले जाते हैं, हमारे एम्बुलेंस की। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश कुमार सूरी है, और सभी ट्रस्टी लोगों ने मिलकर मुझे भी
ट्रस्टी बना दिया, ये अनुकंपा है शिव प्रसाद जी की। मैं एक दो चीज़ें कहना चाहता हूँ कि एक तो शिव प्रसाद जी का जो जन्म है वो भी शिवरात्रि को हुआ था, और दूसरी बात ये है कि मुझे विवेक जी ने प्रेरणा दी कि भाई हम किसी वृद्धाश्रम में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप हमें अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढ के दीजिए। तो मैंने पूरी कोशिश करके अपने लेवल पे कई जगह जाके ये देखा कि वृद्धाश्रमों की क्या क्या व्यवस्था है, और कई जगह जाके मैंने देखा कि व्यवस्था भी कोई खास नहीं थी, और चार्जेस लिए जाते थे महीने के, कोई 10,000 लेता है, कोई 5,000 लेता है। तो जब मैं रामलाल वृद्धाश्रम मैंने देखा बोर्ड, तो मैं वृद्धाश्रम चला गया। वहाँ मुझे पता लगा कि शिव प्रसाद जी आगरा से आते हैं, और इनसे अगर मिलना हो तो जब वो आएंगे तभी मिल पाऊंगा। तो मैं अपना कार्ड उनको दे के चला गया। 2-3 दिन के बाद ये आगरा से आए, और पता नहीं कहाँ से इनको एनर्जी मिलती है, मुझे तो समझ में आता नहीं है। ये इतनी सेवा करते हैं, और जितने भी वृद्ध चाहे आगरा में हो चाहे यहाँ हो, उनको ये बच्चों की तरह अपने रखते हैं। और खुदा ना खास्ता अब जो आया है उसने जाना है। कई कई वृद्ध हमारे को छोड़ के भी गए, और जो वृद्ध छोड़ के जाते हैं उनका पूरा क्रियाक्रम करना, उनकी अंत्येष्टि करवाना, ये सारा काम ये इतनी बखूबी करते हैं कि मैंने अपने जीवन में इतना लगन के साथ वृद्धों की सेवा करते हुए किसी को देखा नहीं। तो मेरा काम तो एक रिपोर्टर का था। मैंने लाल साहब के कहने से रिपोर्टिंग करी और उनको बतलाया, और उसके बाद लाल साहब आए। वो हमारे आश्रम के सीए हैं। हाँ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट भी वही करते हैं। तो इसमें नाम लिखा है। उसमें फिर एक सबसे बड़ी खूबी तो रामलाल वृद्धाश्रम में ये है कि कोई पैसा वैसा ना एडमिशन के टाइम ना रहने के लायक रहने के टाइम कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाता। और दूसरा पूरा जो हर चीज का, नाश्ते का, खाने का, रात के खाने का जो प्रबंध है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि शिव प्रसाद जी को आज कोई 1, 2, 3, 4 साल नहीं हुए हैं वृद्धाश्रम को चलाते हुए। इन्हें 20 साल का तजुर्बा है। 380 से ऊपर वृद्ध हमेशा आगरा में रहते हैं, और जो भी वृद्ध हमारे यहाँ आते हैं हम उनको जो जो चीजें हैं, रहना पीना, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, वो तो सब है ही है, लेकिन शिव प्रसाद जी हर वृद्ध को हर महीने पॉकेट मनी के लिए 550 रुपए और देते हैं। तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। और बाकी सब लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि कल हमारा उत्सव है, एंड इट विल बी अ ग्रेट ओकेजन, और मैं जहां तक पहुंच सकता हूं उन सबको मैं अपील करता हूं कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएं और वृद्ध माता पिताओं का आशीर्वाद भी लें और हमारे रंगारंग प्रोग्राम का लाभ भी लें। पंडित जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? एक माता जी कई साल से रह रही थी, और जब कई साल से रह रही थी उनसे कोई मिलने नहीं आता था। जब उनका आश्रम के द्वारा कई बार उनके परिवारीजनों, नाते रिश्तेदारों को फोन किए गए, पर कोई नहीं आया। वो खत्म हो गई कई साल बाद। तो बेटा, बेटी और दूसरा बेटा, यानी 3 लोग एक साथ आए। ये बात खबर काफी अखबारों में प्रकाशित हुई थी, और तीनों ने अलग अलग एप्लीकेशन दी कि बोर्डिंग हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। इसके बाद जो है हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया, आश्रम स्टाफ ने समझा, नहीं माने वो लोग। फिर सिकंदरा पुलिस को बुलाना पड़ा। फिर पुलिस ने एक बार तो कहा कि ठीक है, आप हमारी मौजूदगी में और संस्कार आश्रम द्वारा करवाइए। तब जाकर के उनमें आपस में एक वो समझौता हुआ कि बॉडी बड़े बेटे के घर जाएंगी, छोटा बेटा दाह संस्कार करेगा, और छावनी बेटी के घर होगा।
तो ऐसा क्यों था, क्या स्वार्थ था, ऐसा स्वार्थ वो था या अम्मा के ऐसे नाम ही था? प्रॉपर्टी थी, हाँ, वही तो ना। वो लोग जा रहे थे कि मुझे मिले, मैंने दाह संस्कार किया, नाते रिश्तेदारों में एक हो जाए, जब उसको सेवा कोई नहीं कर रहा था, रखी नहीं मानव रहा। तक खत्म कर जैसे मैं प्रत्येक वृद्ध से रोज मिलता हूँ कि माँ आगरा में होता हूँ तो आगरा में, यहाँ हूँ तो यहाँ पे, तो वो वृद्धों से जैसे बात करते करते एक वृद्ध ने मुझे कहा कि भैया मेरे पास अगर कुछ पैसे होते तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगता। तो फिर मैंने सबको इकट्ठा किया, मैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं। तो बोला जेब खर्च के लिए कोई व्यवस्था हो, जैसे कभी मन करता है कि गोलगप्पे खाने जाना है या कभी नाते रिश्तेदार से किसी से मिलने जाना है, पर जेब में कुछ नहीं है तो क्या करें। कोई भीड़ से तो आगरा में हम लोग 200 रुपए प्रत्येक वृद्ध को जेब खर्च देते थे। तो यहाँ एक बार लाल साहब महीने का 200 रुपए महीना, पर 200 रुपए महीना भी उनके लिए एक बाबा ने आगरा मुझे ये सस्ता कहा शहर है। कि 2 साल का जीवन बढ़ गया हमारा। 200 रुपए नहीं है, ये 2 साल का जीवन बढ़ गया। तो मैं सच में रोना आ गया था उस बात को सुन के। तो ये जो है ना, हमारे यहाँ नोएडा से काफी लोग आगरा जा चुके हैं, तो ये सूरी साहब, लाल साहब, काफी लोग गए थे। तो इन्होंने जब वहाँ देखा कि 200 रुपए यहाँ सबको जेब खर्च मिलता है, तो लाल साहब और ये सूरी साहब ही मिल करके यहाँ वृद्धों को 550 रुपए जेब खर्च देते। इनको मैं नहीं देता, इनको ये लोग खुद ही देते हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था है यहीं के लोग ज्यादा संभालते हैं। मैं 2 दिन बाद आता हूँ, जो सच्चाई है। कभी ऐसा भी हुआ है कि फंड की कमी हुई? नहीं, अपने इच्छा से कोई भी सहयोग वहाँ करना चाहे करता है, लोग खाना खिलाते हैं या कोई सामान की जरूरत होती है बोर्ड पर लिख देते हैं, मिल जाता है। और ऐसा जैसे शुरुआत में तो जो शुरुआत हमने करनी थी तो की गई, परंतु अब जैसे कोई चीज के लिए कहीं बोर्ड पर लिखते हैं तो वो चीज मिल जाए। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। गर्मियों में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने अपने वृद्धाश्रम में आइसक्रीम लंगर लगाया था। सभी वृद्धों ने बड़े खुश होकर के आइसक्रीम खाई, और ये अपने आप में एक नया तजुर्बा था और मुझे बड़ा आनंद आया उसका। कि जब वृद्ध जो हो जाते हैं उनका बच्चे जैसा मन हो जाता है। जी, नहीं तो वृद्धों के जो अनुभव हैं, मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे अभागे हैं उनको बच्चे वृद्धजनों के जो अनुभव नहीं मिले, परंतु वो बच्चे जो है जिनको बच्चे वृद्धों की उन्होंने सेवा की और उनके अनुभव नहीं मिले, वो जिंदगी में कभी मान नहीं खाते। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी बेटी, हम लोग जनरल में आते हैं, मेरी बेटी की बिना कोई सिफारिश किए बहुत बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, क्योंकि मैंने कभी किसी से नहीं बोला। और ये वृद्धों के आशीर्वाद का ही फल है। और कई बार हम लोग कोई जैसे बिजनेस करते हैं, तो जैसे कोई जमीन खरीदी या प्लॉट खरीदा, लोग कहेंगे शर्मा जी घाटे का सौदा था, आपने बेकार ले लिया, पर पता लगता है कि वो फायदे में चला गया। मेरा जो आटा मिल था, मैंने कोरोना के समय 2.5 करोड़ का खरीदा था और 3 साल बाद 3.5 करोड़ का बिका। तो ये तो सब उसकी कृपा है, जबकि उस समय वगैरह सब